आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि अभी एक साहब ये हरकत किए हैं। याद रखिए, सजदा सिर्फ अल्लाह को किया जाता है और किसी को नहीं किया जाता। ये गलत है, ये बिल्कुल ये जिस दीन के ऊपर मैं चलता हूँ उसमें ये गलत है। ये सिवा अल्लाह के सामने सजदा होता है, दूसरों के सामने होता नहीं, वो हराम है। तो इसका ख्याल रखिए। मोहब्बत अपनी जगह पर है, मगर इस तरह की हरकत ये गुलू में बहकर मत करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद से तशरीफ लाए औरंगाबाद के रुकन असम्बली जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब गफ्फार कादरी साहब, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असम्बली के उम्मीदवार होंगे वहाँ के, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर रुकन जनाब बाब भाई साहब, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़िंदा और माँ और बहनों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन वोटिंग का दिन, हक़ राय दही का दिन 11 अप्रैल के दिन है। मैं आज आप तमाम से सिर्फ इस बात की गुजारिश करने के लिए खड़ा हूँ कि आप मुत्तहिद होकर अपना एक एक वोट आपकी जमात, आपकी मताए अजीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करिए। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारी दुआओं और हमारी मेहनत, हमारी हसरतों और हमारी ख्वाबों का एक जीता जागता सबूत है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट को हासिल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 20 साल की कोशिशों के बाद, मेहनत के बाद मुसलसल इंतखाबात में हिस्सा लेती रही और 20 साल की मेहनत के बाद मरहूम कायद सालार मिल्लत ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर अल्लाह ने उनको कामयाब किया और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलसल हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर कामयाबियां हासिल करती रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के इस पुरआशूब सियासी दौर में जहां पर अक़लियतों और दलितों के खिलाफ एक नफरत की फिजाओं को उठा दिया गया, ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पुरआशूब दौर में हम अपनी आवाज को, अपनी इस शनाख्त को, अपनी इस ताकत को हैदराबाद पर बरकरार रखें। और ये बहुत जरूरी है कि हमारी बरदरी के लिए, हमारी कामयाबी के लिए हम अपने वोट का पहले से ज्यादा इस्तेमाल करें। और अगर कोई ये समझ रहा है कि यहाँ से जीत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यकीनी है, यकीनी इंशाअल्लाह होगी, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप निकलकर अपनी पार्टी की ताईद में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मुझे आज आप कहने की इजाजत दीजिए कि आपकी मोहब्बत सिर्फ ज़बानी मोहब्बत होगी। अगर आप वाकई में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करते हैं, हैदराबाद की सीट पर आप अपनी जमात को कामयाब देखना चाहते हैं, तो मैं अपने बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से और खास
खास तौर से हमारे उन गयूर नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि सुबह सुबह निकलकर वोट का इस्तेमाल करिए, वरना याद रखिए आपकी मोहब्बत सिर्फ एक जबानी खर्च होगी। अगर आप वाकई में मोहब्बत करते हैं तो उसको अमली जामेनामा पहनाने के लिए आपको यकीनन थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी, धूप सख्त होगी, मगर आपको निकलकर पोलिंग बूथ को जाना पड़ेगा। एक 10-15 मिनट शायद लाइन में भी ठहरना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपनी जमात के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं कामयाबी हो जाएगी, मेरे भाई इस गफलत में मत रहिए कि हाँ अगर आप घर में बैठ जाएंगे तो आपका वोट पड़ जाएगा। ये नहीं हो सकता, आपको निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। बीजेपी और आरएसएस की कोशिश यही है कि आपको एक खुशफहमी का शिकार बना दिया जाए कि हर हाल में यहां से कामयाबी हो जाएगी। आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी यही चाहती है कि हैदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमारा पोलिंग परसेंटेज कम हो जाए, क्योंकि आवाम के दिलो दिमाग पर यह बात फैला दी जा रही है कि मजलिस कामयाब हो गई। नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको मेहनत करना है। 9 अप्रैल तक मजलिस के रुफका के साथ हम गली कूचों में अपनी इंतखाबी मुहिम को चलाएंगे। हम जलसा कर रहे हैं और उसी इंतखाबी मुहिम का किस्सा यहाँ का एक जलसा है। हमारा मकसद क्या है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पिछले असेंबली के इलेक्शन में वो यहां से ये गोशामहल असेंबली हल्के में आता था, मगर मुझे आपसे एक शिकायत करना है, बड़ी मोहब्बत के साथ और इज्जत के साथ मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे इस बात का हक हासिल है कि मैं आपके सामने शिकायत कर सकूं। जो असेंबली इलेक्शन में हमारा पोलिंग परसेंटेज था वो मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज यहां से इस जगह पर जहां पर हमारा जलसा, इंतखाबी जलसा हो रहा है, इसके अतराफ व अकनाफ में जितने पोलिंग बूथ हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कम से कम 90% पोलिंग होनी चाहिए। 1 वे पोलिंग होनी चाहिए। निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और जब मैं वोट की गुजारिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं, मैं इस हल्के पार्लिमानी हैदराबाद के हर उस राय दहिंदगान से अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं करते तब भी निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि जुमेरात का दिन है, दूसरे दिन जुम्मा है, हफ्ता है, इतवार है, छुट्टी का दिन है, मैं जरा आराम करूंगा, घर में अपनी बेगम को बोलूंगा कि जरा खीमा पकाओ, अंडा तलो, उसके बाद दूल्हे भाई खाकर पोलिंग बूथ को जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। उस दिन 11 तारीख के दिन फजर की नमाज के बाद आप सुबह सुबह अपने पोलिंग बूथ को निकलिए, अपनी माँ और बहनों को लेकर, अपने घर वालों को लेकर, अपनी औलाद को लेकर कि चलो आज पोलिंग बूथ को जाना है। मुझे जाकर दिखाना है कि मैं मजलिस से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मुझे पोलिंग बूथ को जाना है इसलिए कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक शख्स जिसको हमने कामयाब किया था, उसने 5 साल मजलूमों के इंसाफ के लिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों की धूल चाटी। उसने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अकेला खड़े होकर जब शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बिल लाया गया था तो इसने ट्रिपल तलाक को हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ करार दिया। हिंदुस्तान में जहां कहीं भी मजलूमों से नाइंसाफी होती थी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा खड़े होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से उन मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता था। अगर आपको मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से,
अगर आपको लगाव है हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म से, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का दूसरा वजीर आजम दोबारा नरेंद्र मोदी ना बने, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन की फिजाएं बरकरार रहे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आईन मजबूत रहे, अगर आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इंसाफ चलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा अखलाक की तरह तुम्हारा कोई बच्चे को ना मारे, अगर तुम चाहते हो कि इंसानों को इज्जत मिले, अगर तुम चाहते हो कि इंसान की जगह गाय को ना इज्जत मिले, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि निकल कर वोट डालो। तुम्हारा निकल कर वोट डालना इन जालिमों को जो हिंदुस्तान के दस्तूर के खिलाफ है, उनको पैगाम मिलेगा कि हाँ, हिंदुस्तान में एक जगह है जहां के लोग जालिमों से पंजा आजमाई करते आती हैं। हिंदुस्तान में एक इलाका है जहां के लोग बेबाक तरीके से अपने नुमाइंदे को कामयाब करते हैं। उठो और दुनिया को बता दो कि ये तुम ही लोग हो जिसने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में फसादात हुए, मगर हमने अपने इत्तेहाद के चिराग को जलाए रखा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारे इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। हमने कहा कि इस तूफान का मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारी सियासी आवाज को खत्म करके रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कहीं से उम्मीद नजर आती है, कहीं से कमजोरों को उम्मीद नजर आती है, तो सरजमीन हैदराबाद से नजर आती है कि यहाँ के लोग हमारी इत्तेहाद की मिसालें देते हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आपका वोट बड़ी माने रखता हूं। अगर 11 अप्रैल के दिन 90% पोलिंग होगी तो हिंदुस्तान के उन तमाम मजलूमों को पैगाम पहुंचेगा कि हाँ, यहाँ की आवाम ने फैसला ले लिया है कि अब ना सिर्फ कामयाबी दिलाएंगे बल्कि मोदी के पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाएंगे। हम कांग्रेस की जमानत जब्त करवाएंगे और बता देंगे कि हाँ, हमारा इत्तेहाद और हमारी सियासी सोच क्या है। और मेरे भाई, ये जो चीखे मार रहे हैं आप, क्या है ये? इससे वोट नहीं पड़ता। पोलिंग बूथ को जाओ। नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आजकल तो माशाअल्लाह जहां कहीं भी आप जाओ, इतने बालों के हेयर कटिंग सलून खुले हुए हैं। हर नौजवान को एक स्टाइल होना, मगर तुम्हारा स्टाइल ये होना चाहिए कि तुम मजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारा स्टाइल होना चाहिए, जहां पर आप अपने बालों को फैशन के तरीके से कटाते हैं। कोई ऊपर उठाता, कोई साइड में बिठाता। मेरे भाई, जमात को ऊपर उठाओ, बीजेपी को नीचे बिठाओ। ये हमारा स्टाइल होना चाहिए और ये स्टाइल हमारा रहा, हमारे बुजुर्गों का रहा। बाप भाई बैठे हुए हैं। मेरे भाई, आज से 20-25 साल पहले के हालात बुजुर्ग जानते हैं। किस तरह खौफ के आलम में जब फसाद हर थोड़े दिन को होता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में अमन है। हैदराबाद में अमन है, तेलंगाना में अमन है और इंशाअल्लाह अमन ही अमन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमने मेहनत की, कुर्बानियां दी, तभी तो यहाँ पर आए। ये तो कोई ऐसा नहीं है कोई रेडीमिक्स की गाड़ी आई और सीमेंट डाल दिया और इतनी बड़ी इमारत खड़ी होगी। नहीं मेरे भाई, इस जमात में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में, इसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का ना सिर्फ खून है बल्कि उनके आंसू हैं, उनकी उम्मीदें हैं, उनकी तकालीफ है, उनकी जेल की सोबतें हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों, पहचानो अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को, इसकी अहमियत को समझो, इसको अपने सीने से लगाए रखो। मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों, हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं ताकि कल तुम्हारे सरों पर वो जालिमों के बादल ना मंडलाएं जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को कमजोर करके रखना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। कोई मायूब बात नहीं है कि 100% पोलिंग हो जाए। अपने वोट को इस्तेमाल करिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 अप्रैल के दिन आप निकलेंगे ना,
आवाज ज्यादा नहीं आ रही। नहीं, इंशाल्लाह बोले मगर निकलना भी, इंशाल्लाह बोले तो निकलने जाते, निकलना पड़ता था घर से, पूरों को लेके जाना। और उस दिन जो है अगर मैं फर्ज करो पोलिंग बूथ को आया, ये जरूरी नहीं है कि 20 मोटरसाइकिल दूल्हे के पीछे डाली। क्या हो रहा यहाँ जा नहीं, अपना वोट डालो, अपने वोट डाल के आके आराम से अपने घर में बैठ जाओ। उसके बाद फोन इस्तेमाल करो, अपने दोस्त को बोलो डाला वोट, नहीं डाला तो जाके डाल पाशा। और दोस्तों को फोन करो, अपने भाई को फोन करो, अपने बुजुर्गों को फोन करो, वोट डालो भाई, वोट डालो, अपनी पार्टी को मजबूत करो। उस दिन वोट डालने के लिए छुट्टी मिलती आपको। तो ये दूसरी बात आपसे अर्ज करना ये है कि 2 दिन पहले मैं तकरीर में एक बात कहा था कि हमारे जम्मू कश्मीर में पुलवामा में एक बम ब्लास्ट हुआ, एक सुसाइड बॉम्बर जाकर सीआरपीएफ की 40 जवानों को उसमें मारे गए, सुसाइड बॉम्बर था। मेरा सवाल ये था कि क्या नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी लेने तैयार है? जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, हुकूमत उनकी है, वो वजीर आजम है, इंटेलिजेंस फेलियर है। मैंने अपनी तकरीर में जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि क्या वो इसको अपनी जिम्मेदारी मानेंगे, नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे तो किसको ऑफिसर को सस्पेंड किए, कितने मिनिस्टर को ड्रॉप किए कि तुम्हारी वजह से हुआ? मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि क्या बिरयानी खा के सो गए थे क्या? तो उस पे हस्बे रिवायत हमारे टीवी चैनल पे देखो, इन्होंने बड़े की बिरयानी बोले, सोशल मीडिया पे मोदी के चमचे बोले। क्या तुम्हारे को नहीं मालूम उन्होंने गोश्त नहीं खाते? नहीं मालूम मेरे को क्या मालूम? मैं क्या घर में जाके देखा, नहीं खाते होंगे, उनका चॉइस है। चलिए मैं पलटा के बोलता हूं, क्या उन्होंने ढोकला खा के सो गए थे क्या? क्या उन्होंने इडली डोसा खा के सो गए थे क्या? क्या उन्होंने वड़ा खा के सो गए थे क्या? क्या वेजिटेबल बिरयानी खा के सो गए थे? अब खुश, कलेजे को ठंडक मिली। अब बोलो कैसे आरडीएक्स वहां पर गया? तुम क्या कर रहे थे? तुम चौकीदार। अरे कैसा चौकीदार? चौकीदार है तो तुम्हारी नाक के नीचे से 50 किलो आरडीएक्स चले गया। हिंदुस्तान की आवाम जानिए कि चौकीदार है और चौकीदार के आंखों के सामने से 50 किलो आरडीएक्स चला गया, 40 लोग मार गए। तो क्या चौकीदार जिम्मेदार नहीं है? अगर एक घर में चौकीदार को रखे, चोर घुस के चोरी कर लिया, तो आप पहले चोर को पूछेंगे, चौकीदार को पूछेंगे? तो चौकीदार जवाब देना। मैं चौकीदार क्या कर रहे हैं आजकल? अब चौकीदार एक टी शर्ट बनाए, अपनी टी शर्ट पे लिखा हुआ है चौकीदार, खरीद लो, 100 रुपीज की है कहते। पेन बनाए, बोले 500 पेन लो, 500 रुपये में लो। मर्चेंडाइज अब बेच रहे चौकीदार, यानी टी शर्ट पे लिखा हुआ है चौकीदार। अरे क्या बात है! अम्मा अब्बा बच्चे को अच्छा बनाना चाहते, इन्हों बोले चौकीदार का टी शर्ट पहन लो, मर्चेंडाइज बेच रहे आजकल। मैं अब हिंदुस्तान के वजीर आजम अपने नाम के साथ चौकीदार टी शर्ट और पेन बेच रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि कहीं बिग बाजार की जगह मोदी मॉल ना बन जाए। किशोर बियानी को जरा कंपटीशन आ रहा है वॉलमार्ट को, वहां पे टी शर्ट बिकेंगी, मैं चौकीदार, ये पेन के ऊपर लिखा हुआ है चौकीदार। अरे हिंदुस्तान के वजीर आजम आप बताओ, अपनी टी शर्ट आप बेच रहे, मर्चेंडाइज आप बेच रहे, क्या आपने नोटबंदी करके हिंदुस्तान के गरीबों की दुकानों को नहीं बंद कर दिया? यही गिर रहा है जहां पर छोटे मोटे कारोबार करने वाले रहते हैं। 500 की 1000 की नोट जब खत्म हुई, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को पहुंचा, पैसे वालों को कुछ नहीं पहुंचा। गरीब परेशान हो गया।
मगर मैसेज क्या दिए कि देखो ब्लैक का पैसा खत्म हो गया। कहां का मट्ठी खत्म का, गरीब का पैसा खत्म हो गया। इन्होंने टी शर्ट बेच रहे, चौकीदार के नाम से पेन बेच रहे। हिंदुस्तान के वजीर आजम जीएसटी आप लगा, जीएसटी से हर कारोबार करने वाला परेशान, हर कारोबार करने वाला परेशान है। इन टी शर्ट बेच रहे, वाह क्या चौकीदार। आप अंदाजा लगाइए ये चौकीदार कितना बड़ा चौकीदार है। जेट एयरवेज डूब गई, जेट एयरवेज एयरलाइन से प्राइवेट एयरलाइन, इसका मालिक नरेश गोयल हिंदुस्तान का शहरी नहीं है। और नरेश गोयल के घर में लंदन में बीजेपी के लोग भी ठहरते थे और यूपीए की हुकूमत में जो एनसीपी के एक मिनिस्टर होते थे वो भी नरेश गोयल के घर में जाकर चारों खाने चित होकर लेटते थे। अब समझ जाओ बात को आप अंदाजा लगाइए कि एयरलाइंस कंपनी डूब रही है। ये चौकीदार क्या कर रहे हैं मालूम आपको? 1500 करोड़ रुपए एसबीआई के दे रहे उसको। एयरलाइंस नहीं डूबना, हिंदुस्तान के वजीर आजम 1500 करोड़ रुपए क्या आपने कैबिनेट से मंजूर करवाया? 1500 करोड़ रुपए अगर आप दे रहे तो मेक इन इंडिया के नाम पर हजारों फैक्ट्रियां बंद है हिंदुस्तान में, हजारों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है हिंदुस्तान में, बेरोजगार हजारों की तादाद में लोग हो चुके हैं। क्या आप उन फैक्ट्रियों को खोलने के लिए 10-10 करोड़ नहीं दे सकते? मगर एयरलाइन की कंपनी है, नरेश गोयल इनका महबूब है, नरेश गोयल इनका चाहने वाला है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये आपका जाती पैसा नहीं है, ये आपके खानदान का या आपकी पार्टी का नहीं, ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों का पैसा है। 1500 करोड़ रुपए किसको पूछकर आप दे रहे नरेश गोयल को, जो लंदन में रहता है, हिंदुस्तान का शहरी नहीं है? 1500 करोड़ रुपए किसकी बाप की जागीर दी जा रही है? कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी नरेश गोयल की मेहमान, बीजेपी भी नरेश गोयल की मेहमान, और मेहमान को बचाने के लिए, मेजबान को बचाने के लिए मेहमान बोल रहा 1500 करोड़ रुपए ले। बाप की जागीर, हिंदुस्तान में लोन नहीं मिलता, 15 लाख का लोन नहीं मिलता गरीब को। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो बैंक देने को तैयार नहीं है, मगर एक एयरलाइंस की कंपनी डूब रही तो चौकीदार बोल रहे ले लो 1500 करोड़ रुपए। ये जमहूरियत है मिस्टर मोदी, आप दिल्ली की सल्तनत नहीं है। ये मुल्क में जमहूरियत है, मनमानी नहीं चल सकती। 1500 करोड़ रुपए दे रहे, आप सोचिए। और चौकीदार का चौकीदार जी, हमारे हैदराबाद में क्या कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा, वो भी नहीं हो रहा। ये तो देश के पैसे पे नरेंद्र मोदी पूरे नरेश गोयल की फातिहा दे रहे। 1500 करोड़ रुपए। आप सोचो थोड़ी देर के लिए हमारे हैदराबाद में कारखाने बंद हो गए नोटबंदी की वजह से। अरे देना था ना उनको, लो 1-1 करोड़ का लोन देता हूं, खोलो तो लगाओ, 10 लोगों की नौकरी पे लगाओ। मगर एक कंपनी डूब रही, 1500 करोड़ रुपए उसको नरेंद्र मोदी दे रहे। और फिर चौकीदार है। अरे काहे के चौकीदार? आईडीबीआई बैंक बैठ रहा, एलआईसी का प्रॉफिट उसमें लगा दिया। बाप की जागीर। अब मालूम, अब कल चलाएंगे इन्हों बाप की जागीर बोले क्या करते तुम? क्या गरीबों को पैसा नहीं मिलना? क्या गरीबों को बैंक से लोन नहीं मिलना? क्या हिंदुस्तान के जो शहरी नहीं है उसको 1500 करोड़ उसकी कंपनी को? बताओ आप, मुल्क का पैसा है, किसी खानदान का नहीं है। आप बांट रहे, जाकर लंगर है, लूट के लेके आओ, तबर्रुक भी नहीं, ले उठा के ले जाओ। ये इनका काम। बताइए आप क्या गुजरती होगी उस गरीब पर जिसको अगर 50 लाख रुपए मिल गए तो उसका यूनिट खुल जाता। मगर नहीं, ये हुकूमत दौलतमंदों को बचाने का काम,
और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गरीबों को नहीं, दौलतमंदों को हर काम होगा। अब दूसरी बात, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं सुधरता उन्हें एक नया बयान दिए। एक उम्मीदवार है किसी पार्टी का, इमरान मसूद नाम है उसका, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाकर बोल दिए ये इमरान मसूद अजहर मसूद का रिश्तेदार। कहां से कहां मिला रहे हैं आप? कुछ तो काबिलियत होगी। अगर वो अजहर मसूद शैतान का रिश्तेदार है, मिला हुआ है, आप क्या पान खा के सो गए थे? औरंगाबाद का पान तो नहीं खा लिए? तारा पान शॉप का पान खा के कहा? अगर इमरान मसूद अजहर मसूद से ताल्लुक है तो पकड़े क्यों नहीं आप? पकड़ना था, मगर मकसद क्या है कि क्योंकि उसका नाम इमरान मसूद, उसके ताल्लुक से नफरत पैदा कर दो। यार हिंदुस्तान का हर वो शख्स ये समझे कि जिसके नाम के साथ मसूद होगा, इन्हें ताल्लुक है क्या इसका? क्योंकि आपको याद होगा बिन लादेन को लोग देख के हर दाढ़ी वाले को बोलते हैं देखो जा रहा है। नफरत पैदा करना इनका मकसद है। मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नफरत फैलाने का 153A का सेक्शन लगाए, उसको अरेस्ट करे। क्या बात है कि एक नाम इमरान मसूद तो अजहर मसूद का रिश्तेदार। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना योगी, तो जिसका नाम मोदी वो भी बहुत बोल सकता हूं, मैं बहुत बोल सकता हूं, मगर नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं करना चाहता। मगर आप देखिए ये इनकी सोच। तीसरा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर बयान दिया कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अरे तेरे को कौन बनाए भाई सीएम? तेरे को अरे अगर मोदी नहीं जीते तो पाकिस्तान जीतेगा। हैदराबाद से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, तेलंगाना से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, आंध्रा से नहीं जीतने देंगे इंशाअल्लाह ताला, महाराष्ट्र में नहीं जीतने देंगे। तो क्या पाकिस्तान कामयाब हो रहा? इनके चीफ मिनिस्टर चुन चुन के बनाए इन्होंने। एक उन्हें इमरान मसूद तो अजहर मसूद, इन्हों बोल रहे कि इन्हों नहीं जीते तो पाकिस्तान जीतेगा। अरे प्यारे, पाकिस्तान से तुमको इतनी मोहब्बत क्यों हो गई? ये पाकिस्तान का वजीफा तुम बार बार क्यों पढ़ते? सोए तो पाकिस्तान, उठे तो पाकिस्तान, बैतुल खलात में गए तो पाकिस्तान, घर में गए तो पाकिस्तान, पैंट उतारे तो पैंट पहने तो शर्ट पहने तो, बाल को कंघी करे तो, तेल लगाए तो, टेबल पे खाना खाए तो। अरे क्या तुम्हारा ओढ़ना बिछोना हमको नहीं है? तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है? तुम क्या अंदर से कुछ नरम थे क्या? चीफ मिनिस्टर, पाकिस्तान जीतेगा। क्या बात है आप? क्या हिंदुस्तान के जितने सियासी पार्टी के लीडर्स हैं, क्या वो मोदी को हरा रहे तो क्या पाकिस्तान को जिताने को नहीं? सुनो, हम मोदी को इसलिए हरा रहे ताकि हिंदुस्तान कामयाब हो सके। हम मोदी को इसलिए हराना चाहते ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। हम पाकिस्तान के लिए नहीं, लड़ाई हिंदुस्तान के उस कॉम्पोजिट कल्चर के लिए, लड़ाई हिंदुस्तान के उस भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए जो तुम्हारी हुकूमत, ये मरकजी सरकार इसमें नाकाम साबित हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये है। अच्छा, चौथी बात, राजस्थान के गवर्नर वो कल्याण सिंह, जो बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिए बचाऊंगा, नहीं बचाए। वो गवर्नर के दस्तूरी ओहदे पर फायज है और क्या बोल रहे? इनका वीडियो निकला, नहीं देखो भाई मोदी को जिताना है। आप गवर्नर है, पॉलिटिकल लीडर है,
कल्याण सिंह, अगर तुम में जरा भी हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत तुम्हारे दिल में, इस्तीफा दो। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि निकाले कल्याण सिंह को गवर्नर राजस्थान से। गवर्नर रहते हुए तुम एक पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहे, क्या हिंदुस्तान का कानून की धज्जियां उड़ा रहे तुम? कल्याण सिंह, आप बताइए ये काम। अच्छा, फिर आखिरी इतने 2 मिनट, कल से एक ट्विटर पे एक कोई पाकिस्तान का कोई एक दीवाना है, उन्हें मेरे पीछे पड़ गया। मैं बोला बाबू काजकोरे की बल्ली के पीछे। बोला कि नहीं, अब हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, उसमें असद ओवैसी भी रहेंगे। अरे छिछोरे, तू जानता नहीं असद ओवैसी को? पाकिस्तान को हम जब न गए तो अब जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहेंगे, शेरों की तरह थे रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तुम टाइम पाकिस्तान में बैठो, तुम हिजरत के नाम, मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी गुजारे। ये ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, ये ख्वाजा के चाहने वालों की सरजमीन है। तुम अमेरिका की गुलामी करते गए, हम नहीं करे। अब हम ये ट्वीट करें कि पाशा मत पर पीछे, अरे रात भर जो पाकिस्तानियां पीछे पड़े। मैं बोला बाबू हम खाली चुमटी लेके छोड़ के देखते बैठ गए ना, कितना नाश्ता ना, अब इनको परेशानी। बहरहाल मेरे भाई, टाइम हो चुका है, मगर 11 अप्रैल के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को कामयाब करिए और अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।